गुड मॉर्निंग साथियों। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और कल जो एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी क्लास 6 to 8 के लिए जो सेट कराया गया था कंप्लीट, यानी 12 सेट कराया गया था। 6 to 8 के लिए भी कारगर रहा, 9th 10th के लिए भी कारगर रहा और उम्मीद है कि 11 12 की जो एग्ज़ाम होगी उसमें भी कारगर आएगा। यानी 6 to 8 में डायरेक्ट जो सेट में कराया गया था क्वेश्चन, उससे आधारित 25 क्वेश्चन आपका डायरेक्ट सेट में है। यानी ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, जिन्होंने ज्ञानगर के जो ज्ञानगर के चैनल पे जो वीडियो जा रहा था, जिन्होंने कंटिन्यूटी के साथ रेगुलरिटी नियंत्रण बना करके देखा है, उन्होंने अच्छा स्कोर किया होगा। जिन्होंने लाइट लिया होगा उन्हें अफसोस होगा आज के डिस्कशन के बाद। ठीक है, तो आज के बाद आपके जो भी पड़ोसी में है, साथी में है, ज्ञान घर का चैनल वहाँ तक पहुँचा दीजिए कि इकलौता यूट्यूब पे पढ़ाने वाला जिस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है तो आपका ज्ञान घर ही है। आप देखिएगा जो भी हमारा डिस्कशन गया आपके सामने कंप्लीट उसी आधारित पे था जिस आधारित पे क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं थी या पूछा जा चुका था। ठीक है, तो हम आज आपके लिए डिस्कशन लेकर के आए हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है, आप बिल्कुल आज का जो डिस्कशन है एकदम सटीक आंसर है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ जो आपके सामने जाए आप आंसर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन इसको हम आसान वे में नहीं कह सकते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल कंसिडर मैक्सिमम क्वेश्चन 12 से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? 12 से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन आसान नहीं है। इसलिए कटअप के लेकर के जो चर्चाएं हैं, कटअप कम आएगी, हम कटअप के लिए एक वीडियो बनाएंगे और कटअप के लिए हम बताएंगे कि कितना कटअप जाएगा नहीं जाएगा। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं डिस्कशन पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपके पास, दिए गए समय अंतराल में एक कण, यानी मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बताया था कि किस तरह से करना है। क्षेत्रफल देखिए, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपके कह रहा है दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ, चलिए वेग पहले दे रखा है, ये हमारा वेग है, ये हमारा समय है। हमने क्या कहा कि कुछ भी अगर ग्राफ देगा, मान लिया जाए, तो इसका जो हमारा अगर पूछेगा तो ये कहलाएगा क्षेत्रफल, एरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो किस ग्राफ का हमारा जो है क्षेत्रफल क्या देगा नहीं देगा। तो आप क्षेत्रफल आप जानते हैं, आपको कुछ नहीं पता है तो आप क्या करिए, ग्राफ का शेप देखिए। ग्राफ का शेप देखिए, ये दिख रहा होगा आपका रेक्टेंगुलर। क्या दिख रहा होगा? क्या दिख रहा है? ट्रायंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल नहीं, सॉरी ट्रायंगल दिख रहा है। तो ट्रायंगल का एरिया आप जानते हैं क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, चलिए बेस आपका क्या है? समय है। हाफ तो ये कांस्टेंट टर्म है हमारा, बेस क्या है? समय है। हाइट क्या है? वेग है। वेग का यूनिट क्या होता है? वेग का यूनिट होता है मीटर बाय सेकेंड, और समय का यूनिट क्या होता है? समय सेकेंड। तो ये सेकेंड से क्या हो जाएगा, ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट कर जाएगा, बचेगा क्या हमारा? मीटर। तो मीटर जो एसआई मात्रक होता है किसका होता है? क्या त्वरण का होता है? क्या विस्थापन का होता है? विस्थापन का एसआई मात्रक या दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो आपका जो ये ग्राफ का क्षेत्रफल जो देगा, क्या देगा? इस ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन देगा। विस्थापन इज द करेक्ट आंसर। बहुत लोगों ने अगर यहीं पे क्वेश्चन V/T का ग्राफ क्या देगा तो ये आपका त्वरण देता, लेकिन V/T ग्राफ के क्षेत्र पूछ दिया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। V/T क्या देगा, यानी वेलोसिटी बाय टाइम जो है एक्सेलरेशन देता है, त्वरण देता है। लेकिन यहाँ कहते हैं V/T का क्षेत्र क्या देगा? क्षेत्र डेसिमल, ये क्षेत्र क्या देगा? तो ये देगा आपका विस्थापन। क्या देगा? विस्थापन इज द करेक्ट आंसर आपका होगा। यानी 111, ये सेट कौन सा सेट हमको नहीं पता है, लेकिन साइंस का 111 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन। आपके पास तो क्वेश्चन होंगे ना, मिला लीजिएगा आप। ठीक है, तो दिए गए इसका आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 2 ओम। ये डायरेक्ट आपका सेट में मैंने करा चुका था, डायरेक्ट सेट में क्वेश्चन मैं करा चुका था, वही क्वेश्चन है। क्या करा? 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम और 100 ओम उपयोग करके न्यूनतम प्रतिरोध पूछ रहा। हमने क्या बताया था कि जब अधिकतम पूछे और न्यूनतम पूछे, अधिकतम पूछे तो दिए गए प्रतिरोध को आप सीरीज में श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, न्यूनतम पूछे तो दिए गए प्रतिरोध को पैरेलल क्रम में जोड़ दीजिए। डायरेक्ट सेट में कराया हुआ क्वेश्चन था और वही क्वेश्चन आया आपके पास। तो आपको समतुल प्रतिरोध का होता है 1/r। न्यूनतम पूछ रहा था आपको समानांतर करेणी में जोड़ना होगा। किसमें? समानांतर करेणी में। तो क्या हो जाएगा? 1/r1। r1 मान लीजिए आपका क्या दिया हुआ? 2। r2 कितना दिया हुआ? 4 ओम। r3 कितना दिया है? 1 ओम। और r4 दे दिया 100 ओम। r4 दे दिया 100 ओम। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस कितना? 1/r4 रख दीजिए। 1/r2, r1 की जगह 2 रखिएगा, प्लस 1/r2 की जगह क्या रखिएगा? 4। 1/r3 की जगह क्या रखेगा? 1/1 प्लस 1/r4 की जगह कितना? 100। एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा? 100 आएगा। 100 इसको डिवाइड करिएगा, कितना हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा, प्लस ये कितना होगा? 25 होगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आपके पास आया कितना? 176/100। 1/r का वैल्यू कितना आया? 176/100। इसको पलट दीजिए, इसको पलटिएगा तो क्या हो जाएगा? r ऊपर जाएगा तो ये भी वैल्यू ऊपर जाएगा,
ये हो जाएगा 100, नीचे कितना 176। बताइए डिवाइड करिएगा तो 100 से छोटा जो भी वैल्यू आएगा हमारे पास कितना से छोटा आएगा बताइए। 176 है, 100/176 डिवाइड करिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा बताइए। ये तो हमारा डिसिमल लगेगा, कितना लगेगा तभी जाकर के लग पाएगा। तो हमारा एक से छोटा आ रहा, क्या आ रहा, एक से छोटा वैल्यू आएगा, क्या आएगा, एक बड़ा होगा, आया हुआ प्रतिरोध हमारा क्या होगा, एक से छोटा होगा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 1 ओम। लेस देन 1 ओम इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात, यानी 0 आया ना, तो 0 1 से क्या है, जिस हमारा डिसिमल में आ गया तो 1 से छोटा आया, तो आया हुआ वैल्यू हमारा प्रतिरोध संतुलन क्या होगा, 1 से छोटा होगा। आइए अगला प्रश्न पे आते हैं। परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है क्यों। परमाणु में आप जानते हैं कि नाभिक में न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज ही नहीं होता। तो एक लौता बच रहा हमारे पास कौन, प्रोटॉन, जो जिस प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके कारण वहां पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण यह पॉजिटिव चार्ज होता था, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। यानी धूम मचा दीजिए, क्या है, धूम मचा दीजिए। ज्ञान घर एकलौता यूट्यूब पे था जो इतना देव ने पढ़ाया है। ठीक है, यानी एक शेर है ना, बहुत अच्छा है, क्या है, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, मेरा ही कत्लेआम होगा, जमाने में कुएं खोदते फिरेंगे और मुझी पे पानी हराम होगा। हमने ही भलाई का काम किया था और मेरा ही वीडियो देखा नहीं गया। खैर कोई नहीं, जिन्होंने नहीं देखा वो अफसोस करेंगे, जिन्होंने देखा होगा अच्छे स्कोर करके आएंगे, सफलता उनको कदम चूमेगी। चलिए आइए अगला प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में, ये भी डायरेक्ट सेट में कराया हुआ क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ सेट में है। नहीं है विश्वास, आप सेट वीडियो आपके पास है, 12 सेट हमने कराया था, 12 या 13 वीडियो आपके यूट्यूब पे है, बीपीएससी ट्री वाला 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सबके लिए। उसी से ये क्वेश्चन, उसमें आप देखिएगा ये सारा क्वेश्चन मैंने करा करके था, ये डायरेक्ट सेट का क्वेश्चन है। ये भी आइए, यानी 12 क्वेश्चन सेट कराए, वो 12th के लिए भी कारगर हो जाए, 9, 10 के लिए भी कारगर हो जाए, 6 to 8 के लिए कारगर हो जाए। इससे आप क्या चाहते हैं बताइए, यानी एक ही वीडियो में देखिए आप 6 to 8 की तैयारी करो, वो भी आपका हो रहा है, 9, 10 की तैयारी करो वो भी कंप्लीट हो रहा है, 11th की तैयारी करो वो भी कंप्लीट हो रहा है। तो इससे बड़े चमत्कारी क्या और क्या हो सकता है। तो अगला, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ज्ञान घर से जुड़िए, है ना, उस पर जो नंबर दे उस पर संपर्क करिएगा, आपको सारा चीज बताया जाएगा कैसे क्या करना नहीं करना। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए वोल्टेज हमने बताया था फॉर्मूला, वर्क बराबर, जब लिखा था पोटेंशियल भी क्यों, ये सब कराया हुआ है। जहां पे चार्ज बराबर हमने लिखा था, चार्ज बराबर होता है IT भी होता है, और एक क्वांटाइजेशन चार्ज बराबर होता है NE भी होता है। ठीक है, NE भी होता है, तो हमने लिखा था। अब यहाँ वोल्टेज पूछ दिया, तो वोल्टेज को रोकिए, वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा, वर्क बाय चार्ज। तो वर्क बाय चार्ज, चार्ज को क्या लिख लिएगा, क्योंकि समय के रिस्पेक्ट में आपका दिया हुआ है, समय के यानी किया गया कार्य गुने आवेश तो होगा नहीं। ठीक है, यानी बटा में हमारा जाएगा, तो हमारा आवेश जो होगा वो नीचे होगा, तो आवेश हमारा नीचे कहीं है नहीं है ऑप्शन में, तो इसको तोड़ के लिख लीजिए। वर्क किया गया कार्य, क्यों को लिखिएगा I यानी धारा गुने समय, धारा गुने यानी किया गया कार्य अपॉन धारा गुने समय, धारा गुने समय, ये आपको देगा क्या, वोल्टेज। तक किसमें ऑप्शन में है, किया गया कार्य अपॉन धारा गुने समय। आपका C नंबर इज द करेक्ट आंसर 124 का। देखिए कुछ नहीं था, एकदम डायरेक्ट आंसर करना था ये क्वेश्चन। अगर वीडियो आप देखें, हमने एक एक चीज को ड्राइव किया था, वहां पे एक एक चीज को बताया था। आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग, अगला प्रश्न पे आते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, यदि तरंगदैर्घ्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ जाए बढ़ाया जाए तो चमक क्या होगा। हमने क्या बताया कि बैंगनी का जो होता है चमक ज्यादा होता है, लाल का कम होता है, क्योंकि तरंगदैर्घ्य क्या होता है, लाल का ज्यादा होता है, बैंगनी का कम होता है। क्या होता है, बढ़ाया जाए तो पहले क्या होगा, पहले तो बढ़ेगी फिर क्या होगी, घटेगी। पहले थोड़ा अगर चेंज करेंगे फ्रीक्वेंसी में तो हमारे क्या होगा, पहले चमक बढ़ेगी फिर घटेगी। ये आंसर हो जाएगा आपका। इसका भी हमने कोडिंग बता करके था, यानी कोडिंग इस तरह से बताए थे हम लोग, क्या बताते, VBG विबग्योर YOR। ठीक है, ये हमने बताया था, यानी प्राइमरी प्राथमिक रंग भी बताया था, द्वितीय रंग भी बताया था और तृतीय रंग भी बताया था। इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। बस यहां से करिए, ऐसे आइएगा तो तरंगदैर्घ्य घटेगा, ऐसे जाइएगा तो कलर घटेगा। ठीक है, ये सारा चीज मैं करा करके था, डायरेक्ट सेट से क्वेश्चन था। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, 115 का C नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए, यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते
एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए तो यह घटना कहलाती है। हमने बताया था इंटरफेरेंस, जब दो रे आ रही है कहीं दूसरे दिशा से और मिल करके एक तीसरे दिशा में जा रही है तो उस प्रकाश की किरण को हम लोग इंटरफेरेंस कहते थे। इसी को हिंदी में कहा जाता है व्यतिकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यतिकरण। यानी 116 का जो स्पष्ट रूप से जो करंट यानी करेक्ट आंसर होगा वो आपका व्यतिकरण होगा। इंग्लिश में बात करेंगे तो इंटरफेरेंस की बात करेंगे, इंटरफेरेंस। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न पे। दो गोलियां एक साथ एक ही स्थान से कितनी अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती है? कौन सी गोली मैदान को पहले देखिए क्षैतिज दिशा। अब यहां पे आप समझिएगा, इसमें जो होता है यानी हमारा जो डिस्टेंस होता है या स्पीड होता है हाफ GT स्क्वायर ड्यू टू ग्रेविटी के कारण होता है। तो यहाँ क्षैतिज में जो गति होगा वो हमारा गति यानी क्या कहते हैं उस पर वेग पे निर्भर नहीं करेगा। तो वेग अलग भी रहे या वेग एक समान रहे अंतर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये क्षैतिज गति जो रहता है इस ये वेग पे निर्भर नहीं करता है। तो इसीलिए जो दोनों जो भेदने की जो टेंडेंसी होगी दोनों एक ही समय भेदेगा, दोनों क्या करेगा? एक ही समय भेदेगा। क्योंकि यहाँ देखिए ये डिपेंड किस पे करा है? ग्रेविटेशनल एक्सलेशन पे यानी जी स्मॉल जी पे। ठीक है, इस पे और इसके स्मॉल जी का वैल्यू जानते क्या होता है? या तो 10 लीजिए या क्या लीजिए 9.8 लीजिए। तो दोनों में तो यही ना रहेगा। और समय आप पूछ रहा है तो दोनों में जब हमारा जो प्रोडक्ट वाला जी का वैल्यू है दोनों में रहेगा तो जहां जहां रहेगा हमारा इक्वलिटी में लेके जाएगा। तो इसीलिए हमारा वेग आगे रहे या पीछे रहे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ याद रखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम में कभी ये देखने को मिलेगा। क्षैतिज जो हमारा विमान करता है क्षैतिज दिशा में जाने वाला वो वेग पे निर्भर नहीं करता। क्षैतिज दिशा में जाने वाला वेग पे निर्भर नहीं करता है, वो जी पे निर्भर करता है और जी दोनों के लिए इक्वल होगा। इसीलिए भेदने की टेंडेंसी क्षमता जो होगी एक समान होगी, दोनों एक साथ अर्थ को क्या करेगा? भेदेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इधर यानी 117 का करेक्ट नंबर बी, दोनों एक साथ भेदेंगे, दोनों एक साथ क्या करेंगे? भेदेंगे। अगला प्रश्न आइए, यदि वृत्ताकार गति करते किसी पिंड की चाल की एवं त्रिज्या दोनों को दोगुना कर दें, चाल और त्रिज्या दोनों को दोगुना कर दे तो अभिकेंद्री त्वरण का परिमाण होगा। आप जानते अभिकेंद्री त्वरण क्या होता है? एक्सीलरेशन। यानी इसको मिटा देता हूं, क्लीन करता हूं। 118 नंबर में आइए, इसका जो है आप जानते हैं एक्सीलरेशन बराबर होता है v²/r। क्या है? v²/r। ये r त्रिज्या है, ये वेलोसिटी है। क्वेश्चन प्रश्न से क्या कहता है कि वेलोसिटी भी क्या हो जाए? 2v हो जाए और r भी क्या हो जाए? 2r हो जाए। क्या हो जाए? 2r हो जाए, यानी 2r हो जाए, डबल हो जाए। तो अब यहां पुट कर दीजिए, v के नया जो बनेगा हमारा, ये हमारा ओल्ड है, ये पुराना है, न्यू क्या हो जाएगा बताइए? न्यू जो होगा v के जगह क्या रखिएगा? 2v का स्क्वायर और r के जगह क्या रखिएगा? 2r। तो क्या हो जाएगा? 4v²/2r। तो ये बताइए हमारा ये 2 से ये क्या है? हमारा 2 बार में कट जाएगा, 2 हमारा 2v²/r। इसी को आप क्या कहिएगा? एक्सीलरेशन। यहाँ में कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्या होगा? 2 गुनी हो जाएगी, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? यदि वृत्ताकार दिख रहा है ना, हाँ, यदि वृत्ताकार गति करते समय पिंड की चाल एवं त्रिज्या दोनों को दोगुना कर दे तो अभिकेंद्रित त्वरण का परिमाण होगा 2 गुना 2 टाइम्स 2 इंटू ए हो जाएगा। कैसे हुआ मैंने बता दिया। देखिए ये सारी चीज को आप रखिएगा। हो सकता है कि कभी अगर किसी कारणवश थोड़ी सी मार्क्स से अगर चूक हो जाती है तो अगला एग्जाम में आपके लिए चूंकि नेक्स्ट आने ही वाला है और उसके लिए मैं स्टेट की भी तैयारी कराऊंगा जो होने वाला, उसके लिए प्रिपेयर क्या कहता है उसका कंप्लीट हम कोर्स कराएंगे। ठीक है, 6 to 8 के लिए भी, 9th 10th के लिए भी और 11th 12th के लिए भी। जिन विद्यार्थियों को यानी जिन साथियों को जुड़ना है ज्ञान घर से, तो ज्ञान घर के दिए गए नंबर पर संपर्क कर लें, सारा शेड्यूल बता दिया जाएगा कैसे कब क्या होगा। ठीक है, ये मौका है, हाथ से मत चूकने जाइए, क्योंकि आप यूट्यूब पे देख लीजिए जो लेवल पढ़ाया जा रहा है, क्या इस लेवल को और कोई पढ़ा रहा है, तो आप स्वतंत्र हैं। जहां अच्छा लग चुके, आपका समय, आपका भविष्य, आपका लाइफ है, उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता, कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जो आपको बेहतर कंटेंट देखे, आप जो आपको बेहतर कंटेंट दे, आप उसी से जुड़िए। अदरवाइज देख लीजिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नो डाउट। आइए, तो आंसर आ गया आपका, क्या हो गया? 2 गुना। अगला प्रश्न पे आइए हम लोग, अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। ये आपका आंसर आ गया। बिहार दरोगा का भी साइंस का चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, क्या प्रश्न है? ओहो, चलिए प्रश्न ये कह रहा है 139, निम्नलिखित में कौन सा पौधों में राजधानी का कार्य नहीं है? देखिए राजधानी का कार्य होता है उत्सर्जन, यानी जो हमारा अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना होता है। अब इसको ऑप्शन पढ़ लीजिए। वे केशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं,
तो ऐसा तो नहीं है। वे स्फीति बनाए रखने में मदद करते हैं। वे विषाक्त चयापचयी नहीं उपापचयी अपशिष्टों को संग्रहित नहीं करती, ये निकालते हैं बाहर से और। तो यानी हमारे पास जो राजधानी का कार्य नहीं है, तो ए और सी नहीं है हमारा। इसका जो आंसर जाएगा एक से ज्यादा जाएगा। आंसर क्या जाएगा? एक से ज्यादा आंसर जाएगा। इसका वजह है चूंकि कंडीशन है कि हमारा यानी क्या कहते हैं पौधों में राजधानी वैक्यूल्स का काम है, तो वैक्यूल्स डिवीजन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स का मेन काम होता है क्या? अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित कराना। क्या करना? अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित कराना। और ये कि याद ये भी बात पॉइंट में रखिएगा कि हम लोगों में जो न्यूक्लियस होता है पाया जाता है वो स्थान चेंज करते रहता है, नहीं करता है, फिक्स रहता है। बट पौधे में जो न्यूक्लियस होता है वो स्थान चेंज करते रहता है। इसका एक कारण, इकलौता कारण वो है वैक्यूल्स का पाया जाना। वैक्यूल्स के पाए जाने के कारण उसके न्यूक्लियस जो होते हैं केंद्रक जो होते हैं इधर उधर डोलते रहते हैं। और मानव में, मैमल्स में, एनिमल्स में न्यूक्लियस फिक्स होते हैं क्योंकि उसमें वैक्यूल्स नहीं पाया जाता है। स्मॉल एनिमल्स में कुछ कुछ वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जैसे अमीबा वगैरह हो गया। ठीक है, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हमने डी किया। अब आयोग पे निर्भर करता है कि आयोग सी लिया है या डी लिया है। इसमें थोड़ा एरर है। इसमें क्या है? थोड़ा एरर है। आइए अगला क्वेश्चन। रेनवियर के नोड पाए जाते हैं, ये क्रायोसेट में है। ये तंत्रिका कोशिका में पाया जाता है। एक्सॉन वाला जो हम पढ़ा रहे थे डेंड्रोन एक्सॉन, वहां पे ये कराया था। रेनवियर नोड जो है ये पाया जाता है कहाँ पे? मस्तिष्क यानी क्या कहते हैं तंत्रिका तंत्र में, तंत्रिका कोशिकाओं में। तो ये आंसर आ गया आपका। चलिए, पक्षियों एवं सरीसृपों के बीच की अप्राप्त कड़ी को कहते हैं हम लोग आर्कियोप्टेरिक्स। क्या कहते हैं? आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स ये हमने नहीं कराया था, ये हमने नहीं कराया था। ये आपका वाला क्वेश्चन ये आपने सही किया होगा तो ये आपकी काबिलियत है, ये हमने नहीं कराया था। जो हम कराएंगे हम उसी को बोलेंगे, जो नहीं कराएं उसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, आइए अगला पूछ। डेंगू बुखार का कारण है। डेंगू बुखार देखिए, एक डेंगू जो होता है कि वायरल फीवर है, और उस वायरल में जो होता है आरएनए धारक ऑब्जर्वेशन जाता है। कहाँ जाता है? आरएनए। ठीक है, मम्स वगैरह हो गया, मम्स जो वायरस डिजीज है तो उसमें भी आरएनए अफेक्टेड होता है। तो ये आरएनए में हमारा जो एक लगता आंसर जाएगा किस में जाएगा? आरएनए धारक और वो वायरस में जाएगा आंसर। नवीनतम द्वितीयक जाइलम पाया जाता है। देखिए ओल्ड अगर पूछता तो ये फ्लोजन के ठीक बाहर पाया जाता है। यहाँ नवीनतम पूछा नया, तो ये संवहनी एधा के ठीक अंदर पाया जाता है। संवहनी उत्तक के क्या हो जाता है? ठीक अंदर पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। यानी नवीनतम पूछा है तो यानी हमारा अंदर की ओर हो जाएगा। ओल्ड पूछता तो फ्लोजन के बाहर की ओर होता। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, नवीनतम फ्लोजन के अंदर, ओल्ड पूछता तो फ्लोजन के बाहर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आइए। तिलचट्टा में मलपिघियन नलिकाओं, मलपिघियन ट्यूब्यूल्स जो होता है ये क्या करता है? मलपिघियन ट्यूब्यूल्स निम्नलिखित में से कौन सा कार्य के लिए किया जाता है? ये उत्सर्जन का काम करता है। क्या करता है? उत्सर्जन। मलपिघियन ट्यूब्यूल्स उत्सर्जन का काम करता है। जिस तरह से हम लोग के पास क्या है? किडनी है, ये क्या करता है? जो हमारे पास वेस्ट है यानी क्या करते हैं ब्लड से जो अनवांटेड चीज हमारे क्या करते हैं प्यूरिन वगैरह हो गया या कुछ भी हो गया उसको क्या करते हैं यूरिन के थ्रू बाहर की ओर निकालने का काम करता है। यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारे पास अगर पूछा जाता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारे पास कौन है? उत्सर्जी अंग, वो किडनी है। क्या है? किडनी है, जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर की ओर निकालने में मदद करता है। ठीक है, यूरिन के रूप में। आइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन का काम करता है, एक्सक्रीटरी का काम करता है, एक्सक्रीशन का काम करता है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। ये तो हो गया आपका, चलिए ये भी हो गया आपका। हाँ अगला ये क्वेश्चन में आइए। चलिए ये क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन आपका जो हम कराए हुए हैं, ये क्वेश्चन हम कराए हुए हैं पीएच, ये क्वेश्चन कराए हुए हैं, ये क्वेश्चन कराए हुए हैं, ये क्वेश्चन, ये तो आसान ही सब क्वेश्चन है। ये कराए या ना कराए ये सबको पता होता है, तो इसमें हम अपना क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। ये क्वेश्चन कराया हुआ मोस्ट वीवीआई बना करके भी हम कराते, कलर डिटेक्शन वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन कराए हुए हैं। आइए अगला क्वेश्चन पहले देख लीजिए। NaOH के 10 मिलीमीटर यानी NaOH लिख लीजिए, NaOH ठीक है 10 ml है, प्लस HCl कितना है? HCl ये 8 ml है, न्यूट्रलाइज कर देता है। अब कह आगे क्या कर, अब हमको NaOH को क्या लेना है? 10 लेना, 20 ml लेना है। तो जब 20 ml NaOH के लिए तो 10 था, तो HCl कितना था आपका? 8। जब 20 होगा तो कितना हो जाएगा? इसका भी डबल, यानी ये हमारा कितना हो गया? डबल हो गया। तो 10 दूना 20, तो इसका भी डबल करिएगा तो कितना हो जाएगा? 16, यानी 16 ml रिक्वायर्ड होगा। HCl है ऑप्शन में क्या? नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? करेक्ट आंसर हमारा ई हो जाएगा। यानी 125 का 16 ml रिक्वायर्ड होना चाहिए था, लेकिन बट आपके ऑप्शन में दिया 8 मिलीलीटर, 12 मिलीलीटर और 4 मिलीलीटर, जिसमें से कोई आंसर नहीं है। तो आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, 125 का आंसर क्या हो जाएगा? ई आंसर हो जाएगा। आइए 126 देखिए।
पीएच पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली गई है, यह देखा गया कि पीएच पेपर का रंग नीला हो जाता। नीला, हमने बताया था कि एसिड जो होता है, एसिड जो होता है क्या करता है, एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में करता है, ब्लू को रेड में करता है, और रेड पर कोई असर नहीं करता है, ठीक है। और जो है बेस जो होता है, बेस जो होता है वो रेड को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है, BRB, ठीक है। क्षार जो होता है एसिड यानी लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है, नीला कर देता है। तो अब हमको समझ में आ गया, नीला हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, नीला हो जा रहा है, नीला हो जा रहा है। एसिड का काम है नीला से लाल करना, बेस का काम है लाल से नीला करना, मतलब नीला हो जा रहा था हमारा, एसिड तो होगा ही नहीं, एसिड होगा ही नहीं। तो अब पहले समझ लीजिए, नींबू का रस एसिड पाया जाता है, ये नहीं होगा। आसुत जल, ये आपका ड्यूटी, ये भी हमारा क्या है, एसिडिक। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, हाइड्रोजन कार्बन, ये हमारा बेस होता है, NaHCO3, ये डायरेक्ट कराया हुआ क्वेश्चन था, ये हमारा बेस है, क्षार है, और ये जो है नीला कर देगा। तो आपसे पूछ रहा कि पेपर का रंग नीला हो जाता है, तो तरल नमूना होगा, तरल नमूना क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट इज द कैंसर, सॉरी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल होगा, क्योंकि सोडियम का बेस ही क्या करेगा, रेड को नीला कर देगा। हालांकि ऐसा कुछ लिया नहीं है, जब नीला कह दिया तो हमारे पास लिटमस पेपर लाल और नीला ही आता है, तो इससे भी पकड़ा जा सकता था कि लाल लिटमस पेपर पे डाला है तो नीला हो गया है, और नीला कराने का काम क्षार ही करता है। क्या यहां तक बात समझ में आई या नहीं है? चलिए, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए, मुख्यतः पाया जाता है, अगर खास करके ज्यादा तो मैलिक एसिड पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है, और ऑक्जेलिक अम्ल भी पाया जाता है, मैलिक अम्ल भी पाया जाता है, कुछ खट्टापन होने के कारण सिट्रिक अम्ल भी पाया जाता है। लेकिन यहाँ टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये मुख्यतः नहीं बताया है, तो मुख्यतः नहीं बताया तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल भी होगा और सिट्रिक अम्ल भी होगा, तो इसका एक से ज्यादा आंसर जाएगा, एक से ज्यादा आंसर जाएगा। अब आयोग जो है अगर यहाँ पे कंडीशन लगा देगा, मुख्यतः कहेगा तो ऑक्जेलिक एसिड, क्योंकि वो आयोग पे निर्भर करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ इसका जो 127 का जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन के अनुसार ये डी नंबर में जाना चाहिए, उपयुक्त एक से अधिक आंसर होगा। चलिए, धोने की सोडा का हमने बताया था, क्या होता फॉर्मूला, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, धोने की सोडा है। खाने की सोडा क्या था, खाने की सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, धोने की सोडा वॉशिंग सोडा हमारे पास कौन है, Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट नाम पूरा था। चलिए, तो ये आपका करेक्ट 128 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए, रसायन 129 नंबर क्वेश्चन देखिए, रसायन विज्ञान में पीके का अर्थ है, पीके को हम लोग बोलते हैं, क्या कहते हैं, किसी पार्टिकुलर एसिड का कांस्टेंट, यानी इसका वैल्यू कितना आएगा। तो केमिस्ट्री यानी केमिकल कैटेगरी से क्वेश्चन जब प्राय थे तो लॉगरिथम आता पीके एसिडिक कांस्टेंट जिसको बोला जाता किसी पार्टिकुलर का, तो लघु कणीय पैमाने पर अम्ल पृथक्करण स्थिरांक चिन्ह, स्थिरांक मतलब कांस्टेंट। तो आपका एक लौता आंसर, अगर आप के का वैल्यू जानते रहे होंगे, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का हिंदी में होता स्थिरांक, तो आप इससे भी डायरेक्ट इसको आंसर कर सकते थे, इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं था, ये डायरेक्ट आंसर दे दिया है, और ये हम कराए हुए थे। ये क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का क्लास 12 के अंदर का केमिकल क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग का है। तो ये क्वेश्चन आसान नहीं था बताना, क्योंकि आयोग को भी ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। सच पूछा जाए तो 6-8 वाला ये कहां से पड़ेगा, अक्कर बक्कर बम्बे बोल ही मारा जाएगा, टुक्का ही मारा जाएगा। तो आयोग भी चाह रही है कि हमारे पास शिक्षक आए, टुक्का मार करके आए। अरे कुछ ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट हो जिससे मेरी झलके। ये सब क्वेश्चन उस लेवल का क्वेश्चन है जो नीट में पूछा है, जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा है, और 6 to 8 वाले बच्चों को पढ़ाते, 6 to 8 वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारा क्या 9th-10th का लेवल तक ठीक है, 10th तक का कंसिडर रखिए। जैसे आपका क्वेश्चन एक एसी, ये 10th का क्वेश्चन है आपका, ये ठीक है, यहाँ तक सही है, ये भी 10th का क्वेश्चन, ये सब चलेगा। ये आपका ये आपका 12 का क्वेश्चन। तो ये सब आखिर क्या चाह रहे हैं, आखिर आप जिस बहाली लेना चाह रहे थे, क्या चाह रहे हैं। तो कुछ देखिए लॉजिकली कॉन्सेप्चुअल उस तरह से क्वेश्चन, यानी ये तो हमारा हवा में तीर मारने के ही मुताबिक आएगा, इसको मेरिटोरियस नहीं कहा जा सकता। जिसका लक्ष्य सही साथ दे दिया वो बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्वेश्चन देखिए कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए, किसी कंपाउंड पे कलर आएगा कि नहीं आएगा वो डिपेंड करेगा डी वाला इलेक्ट्रॉन पे। किस पे, डी वाला इलेक्ट्रॉन पे कलर आएगा कि नहीं आएगा। अगर डी पे इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 9 तक है तो वो कंपाउंड हमारा कलर होगा। अगर डी पर इलेक्ट्रॉन 0 और 10 है, 0 और 10 है, तो वो कलर हमारा कंपाउंड नहीं होगा, जिसको हम लोग कहेंगे, सॉरी, वो कलर हमारा जो है रंगहीन, कलरलेस होगा, वो कंपाउंड हमारा
रंग वाला नहीं होगा उसको हम लोग कलरलेस कहेंगे। तो हम निकालेंगे कैसे D3 है या नहीं। सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन निकालना सिखाया, इस सबको क्लीन करते हैं। आंसर तो आप मिला लिए होंगे। इसको बताने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी काम आ सकता है, इसको सीख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या, यानी इसी को देखिए। ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं। यहाँ है वेनेडियम है, V है। अब V का एटॉमिक नंबर होता है 23, ठीक है। इसका निकालना ऑक्सीडेशन नंबर, इसी पे कलर डिसाइड होगा। देखिए यही हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है, सोडियम हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होगा, ट्रांजिशन मेटल होगा, उसी को कलर बताया जाएगा। जो डी ब्लॉक नहीं होगा उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, उसके बारे में डायरेक्ट आंसर दिया रहता है कि इसका ये कलर होता है। निकालने के लिए देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, V का निकालना, तो V का हमको नहीं पता। हमने बताया कि ऑक्सीजन कहीं भी होगा -2 होगा, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे तो -2 ले लीजिए। चलिए प्लस का साइन दे के साथ लिखिएगा माइनस। एक सल्फर है, सल्फर का +6 होता है, 6 रहने दीजिए। चलिए प्लस एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। -8 क्या इस कंपाउंड पे कोई चार्ज है, नहीं है, तो बराबर किसके हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा V -2 + 6 और -8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो -2 और -8 कितना, माइनस यानी +6 और -10 बराबर कितना, 0। तो V कितना हो जाएगा बताइए, V बराबर +4 हो जाएगा। वेनेडियम +4 हो गया। आप जानते हैं 23 कॉन्फ़िगरेशन जानिए इसका क्या होता है। आर्गन तक जानते हैं कितना होता है, आर्गन तक 18 होता है। आर्गन तक 18, अगर नॉर्मल 23 नहीं होता था इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता, 4s2 3d3 4s2 लेकिन यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, ये नॉर्मल है। यानी वेनेडियम जब 23 होता तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये है। जब यानी हमारा इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो लॉस कितना लॉस कर दिया है, 4 लॉस कर दिया था। 23 में से 4 घटा दीजिए, बचेगा कितना, 19। तो अब 4 घटाइए, ये 2 में से इसमें से निकल जाएगा, 2 इसमें से निकलेगा, तो बचेगा कितना, 1, 3d1 हो जाएगा। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम कहते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना, 1। तो इसका कलर होगा, ये कलरलेस नहीं होगा, ये इसका रंगहीन नहीं होगा, इसका रंग होगा। हमने अभी बताया कि D1 से लेकर के 9 तक वाला कंपाउंड कलर शो करेगा, D0 वाला और D10 वाला कलर शो नहीं करेगा। कॉन्फ़िगरेशन में हमारा D में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया है, इसका मतलब इसका कलर होगा। यहां आपसे पूछ दिया रंगहीन मतलब कलरलेस, तो इसका कलर होगा नो डाउट। आइए अगला चेक कर लेते, Na3B3, इसका में ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं हम लोग। Na3BO4, सबसे पहले क्या करना, क्या इस कंपाउंड में कोई चार्ज दिया है, नहीं, तो 0 के बराबर कर दीजिए। यहाँ सोडियम है, एक सोडियम का कितना होता है, +1, कितना सोडियम, 3, तो 3 कितना हो जाएगा, +1, एक सोडियम का +1, 3 का कितना, 3 हो जाएगा। चलिए वेनेडियम का निकालना भी निकाल लीजिए। अब हमने क्या बताया कि जितना भाई एलिमेंट का आप चार्ज जोड़ रहे हैं सबका एडअप करते जाइए, नेगेटिव होगा तो अंदर ब्रैकेट लिख लीजिएगा। एक ऑक्सीजन का होता है -2, कितना ऑक्सीजन, -4, कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का -2, कितना ऑक्सीजन, 4, 4 दूनी 8, -8 हो जाएगा, इक्वल टू किसके, 0 के। तो अब बताइए +3 भी माइनस कितना, 8 बराबर कितना, 0। तो भी कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिए हम, इतना तो आता ही होगा, माइनस यानी हमारा माइनस हो जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। वेनेडियम +5 हो गया। अब ऑक्सीडेशन नंबर में आ जाइए। ऑक्सीडेशन हमारा जो है वेनेडियम का 23 होता है, तो इसका साधारण कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन तक मैं लिख लेता हूँ, आर्गन तक 18 होता है। उसके बाद 4s2 3d3, 18 में से 18 और +5 जोड़िए, कितना, 23 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करें, वेनेडियम का कितना ऑक्सीडेशन हो, +5 का कीजिएगा तो 5 लॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिर्फ आर्गन हो जाएगा। यानी 23 में से 5 घट जाएगा तो बचेगा 18। 18 किसका कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन का। यहाँ हमारा यानी क्या, 4s0 3d0, यानी देखिए इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया है, डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया, तो क्या वो कलर शो करेगा, नहीं, ये हमारा कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलरलेस होगा, रंगहीन होगा, ये याद रखिएगा। डी कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे, डी में अगर इलेक्ट्रॉन 1 आ गया, 1 से लेकर के 9 तक तो कलर शो करेगा, 0 आ गया या 10 आ गया कलर शो नहीं करेगा। तो इसका तो कलर हमारा शो नहीं करेगा, क्योंकि क्या इतना आया, 0 आया है, तो ये हमारा तो अभी तक ये कलर शो नहीं करेगा। इसका भी चेक कर लेते हैं। VCl3 भी वेनेडियम 23 Cl3 है। अब देख लीजिए इसमें कोई कंपाउंड है, चार्ज नहीं, 0 बराबर होगा, तो V प्लस, एक Cl का होता है -1, 3 Cl का कितना हो जाएगा, -3 बराबर 0। तो बताइए V बराबर कितना, +3। इसका भी कॉन्फ़िगरेशन हमारा कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। वेनेडियम का होता है 23, वेनेडियम का कितना होता है 23, 3 निकालेगा, बचा कितना, 20। निकलेगा सबसे पहले कहाँ से, निकलेगा सबसे पहले S से, तो हमारा आर्गन तक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन कितना था, 4s2 और कितना 3d3, आपका निकल गया कितना, +3 निकल गया, तो वेनेडियम +3 निकल गया। तो अब बचा कितना हमारा आर्गन, सबसे पहले जाएगा S वाला, तो 2 ही जाएगा इसमें से, क्योंकि S में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, एक कहाँ से जाएगा, D से जाएगा, तो बचेगा कितना 3d2। इसमें 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गया, कितना आ गया,
दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, आप इतना याद रखिए। डी 1 से लेकर के 9 वाला कलर शो करेगा, डी 0 और डी 10 वाला कलर शो नहीं करेगा। तो बताइए इसमें हमारा कितना आया, 3d2 आया, इसमें कितना आया था, 3d1 आया था। तो ये कलर शो करेगा, ये कलर शो करेगा, कौन नहीं करेगा, Na3VO4, Na3VO4 कलर शो नहीं करेगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। बहुत लोगों ने इसका आंसर गलत कर दिया है, ऑल ऑफ दीज मार दिया है, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ये आप देखिएगा, आप स्वतंत्र हैं, यूट्यूब पे सबका एक्सप्लेनेशन पहुंचा हुआ होगा, जो आपको बेहतर लगेगा। इसका मतलब यही है कि वो आपके कंटेंट के लिए जिम्मेदार है, वो आपको चाहता है कि आपके जो अंदर कंटेंट जाए वो बेहतर जाए। राइट, चलिए तो समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। कौन सी धातु जर्मन सिल्वर का हिस्सा है, देखिए जर्मन सिल्वर में जिंक भी होता है, निकल भी होता है और कॉपर भी होता है। सिल्वर कह दिया धोखा है, एजी नहीं होता है। सिल्वर भले नाम में है लेकिन एजी नहीं होता, ये तीनों होता है। तो यहाँ जर्मन सिल्वर का हिस्सा आता है, यानी जिंक भी हो जाएगा, निकल भी हो जाएगा, कॉपर भी हो जाएगा। उपयोग में से एक से अधिक इज द करेक्ट आंसर। मैंने लॉक कर दिया आंसर डी को। ठीक है, 131 यानी करेक्ट आंसर है। आयोग का आंसर जब आएगा आप मिला लीजिएगा किसका कितना एरर आ रहा है। ठीक है, ज्ञान घर वहां पे अव्वल दर्जा मारेगा, सबसे करेक्ट। ये चैलेंज है, ओपन चैलेंज। ठीक है, चलिए यानी हमारा नहीं, खुद पे विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, ये अक्कर बकर बम्बे बॉल वाला कहानी नहीं है। आप मिलाइए, आपको पता चल जाएगा। चलिए, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है और सोडियम एसीटेट से लिया गया था। किससे लिया गया था, सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस CH3COO, ये सोडियम एसीटेट से लिया गया था। तो ऐसे क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर कोल्बे का विद्युत अवघटन विधि किस पर लागू हो सकती है, तो CH3COO पर लागू हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर करेक्ट आंसर 132 का सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया कि नहीं आया, यानी आपका 129 का आंसर तो ए है, इसका हमारा ई हो गया 125 का, इसका आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा बी नंबर 126 का। टमाटर में हमारा अगर आयोग इसको लेती है तो ये हो जाएगा, इसमें आयोग पे निर्भर कर रहा है कि कौन ले रहे। ऐसे मेरा आंसर डी जा रहा है इसमें। बेकिंग यानी जो हमारा Na2CO3 ये वॉशिंग सोडा का है, वॉशिंग सोडा को कहते हैं हम लोग धोने की सोडा। 128 का बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक आप मिला लीजिए। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग, अगला प्रश्न पे आते हैं। 125 हो गया, 125 तो हो गया। चलिए 133 पे आ जाइए। आइए, प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से 133 निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया दर्शाती है। हमने क्या बताया था, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ आपका। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, NaCl है मान लीजिए, और यहां पे है HCl, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन पोटेशियम कह देते हैं, हम इसको कहते हैं HI कह देते हैं, HI कह देते हैं। चलिए तो ये क्या हो गया, मान लीजिए कि Na अब किसके साथ मिल जाए, आयोडीन के साथ मिल जाए, और Cl किसके साथ मिल जाए, इसके साथ मिल जाए। आयन का एक्सचेंज हुआ है, क्या होगा, NaI हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। देखिए पहले सोडियम के साथ कौन था, Cl, अब सोडियम के साथ क्या आ गया, I। पहले हाइड्रोजन के साथ कौन था, आयोडीन, अब हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, Cl। मतलब चेंज हो गया, पोजीशन का चेंज हो गया। जो पहले जिसके साथ था वो अब दूसरे के साथ चला गया। इसी को कहते हैं हम लोग विस्थापन डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब देख लीजिए H2O और O2 ये तो कहीं किसी का चेंज नहीं किया, ये मिल गया है। क्या किया, मिला है। तो ये तो हमारा संयोजन अभिक्रिया हो गया। Na अलग था, अब Na के साथ कौन हो गया, OH। इसका मतलब पहले अलग था, उसमें NOH आ गया। हाइड्रोजन के साथ पहले कौन था, ऑक्सीजन, अब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं रहा, वो ऑक्सीजन किसके साथ चला गया, सोडियम के साथ चला गया। इसका देख लीजिए MgCO3 ये टूट रहा है, टूट करके क्या बना, दो प्रोडक्ट है, यानी इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें आया नहीं है, चेंज नहीं हुआ। तो ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हो जाएगा एग्जांपल। ये आपका इकलौता आंसर है विस्थापन अभिक्रिया 2Na + 2H2O यानी 2NaOH इज द H2O हमारी द करेक्ट आंसर। क्या है, करेक्ट आंसर। यानी इसी पे क्या है मजेदार, न फेंका हुआ किसी का, न छीना हुआ मिले, मुझे मेरे नसीब का लिखा हुआ मिले। न फेंका हुआ किसी का, न छीना हुआ मिले, मुझे मेरे नसीब का लिखा हुआ मिले। है ना दमदार। आइए चलिए प्लीज कमेंट करके बताते रहिए कैसा डिस्कशन लग रहा है आपको, अच्छा लगेगा, मुझे भी एनर्जी मिलेगा डिस्कशन कराने के साथ। आइए, क्यों मुख्य रूप से कार्बन संयोजक बंधन द्वारा यौगिक बनाता है। तो हमने बताया था, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है कि कार्बन के पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, वो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयरिंग करता है, साझेदारी करता है। दूसरी बात कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। जो बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें C+ बनाने के लिए काफी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। C+4 में चलिए एक अपने अष्टक को पूरा करने हेतु अपने संयोजित इलेक्ट्रॉन को यह बांटता है, ये सही है।
इसकी सबसे बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन की स्थिति होती है, भी सही है। तो यानी दो तो आंसर हमारा ऐसी दिख गया। ये आपको लाने के लिए तो हाँ, ग्राउंड से कहाँ लेके जाना होता है, एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना होता है। ये हमारा ग्राउंड स्टेट में होता है हमारा 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, कार्बन के पास ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, उसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाया जाता है, जहां से एस वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पी में जंप मार देता है। कहां जंप मारता है, तो एक्साइटेड में लाने के लिए आपको एक्साइट कराने के लिए हमको ऊर्जा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, तो ये भी बात सही है। ठीक है, यानी साधारण कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में हमारा कार्बन के पास जो होता है कुछ इस तरह से होता है, एस में 2 होता है, पी में 2 होता है। ठीक है, ये फुल होता है। ये ग्राउंड अनपेयर में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको हीट करना पड़ता है, ये कहलाता है ग्राउंड स्टेट। इसको लाके आएंगे हम कहाँ, एक्साइटेड स्टेट में, तो ये एस वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, पी में चला जाएगा। अब एस में भी 1 हो गया और पी में, तीनों में कितना ऑर्बिटल में हमारा एक इलेक्ट्रॉन दिख गया, तो टोटल कितना अनपेयर दिखा, 4 अनपेयर। यानी 4 कार्बन को 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन लाने के लिए एनर्जी देना पड़ा या नहीं देना पड़ा, हाँ ज्यादा एनर्जी देना पड़ा। यानी तीनों पॉइंट सही है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। उपयुक्त में से एक से अधिक द रियल आंसर, सही आंसर है। चलिए, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक लवण है, क्योंकि ये लवण बनता है, देखिए ये बनता है स्ट्रॉन्ग बेस। ये भी क्वेश्चन कराया हुआ आपको सेट में, देखिएगा स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड से। वीक एसिड यानी स्ट्रॉन्ग को हम लोग कहते हैं परवल, क्या कहते हैं, परवल क्षार से बना हो और कमजोर अम्ल से बना हो। तो ऑप्शन है क्या, कमजोर अम्ल तथा कमजोर क्षार, ये नहीं होगा, कमजोर अम्ल तथा परवल, हाँ ये करेक्ट आंसर आपका 135 का बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। 135 का क्या है, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया कर, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। किसमें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ये क्वेश्चन हमने कराया था जब हम क्वेश्चन सेट करा रहे थे तब। देखिए बेंजीन, तो बेंजीन साधारण बेंजीन नहीं होता, इसमें क्या होता है, टॉलिन होता। हमने बताया था टॉलिन क्या होता, टॉलिन बताया था कि जब बेंजीन रिंग से CH3 जुड़ता है, जब बेंजीन रिंग से CH3 जुड़ता है तो उसी को हम लोग टॉलिन कहते हैं। जब बेंजीन रिंग से CH3 जुड़ा रहता है उसी को हम लोग कहते हैं टॉलिन। ये क्लोरीन से रिएक्ट करता है प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये बनाता है, क्या बनाता है, 2 प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है, 2 प्रोडक्ट बनाता है, 2 प्रोडक्ट बनाता है। अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता था क्या, ये कहलाएगा, ये हमारा ऑर्थो वाला कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ऑर्थो बेंजीन क्लोराइड कहलाएगा। दूसरा प्लस, इसको मिटा देते हैं, दूसरा बनाएगा। आपसे पूछा जा सकता था क्वेश्चन, तो अगर नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखिएगा, आपका भगवान करे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इस बार आपके जो साथी होंगे जो अगले साल यानी अगले बार एग्जाम देंगे उन तक ये पहुंचा दीजिए। अगला बार बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा, Cl पे बनेगा, ये कहलाएगा मेटा। क्या कहलाएगा, ये कहलाता है पारा क्लोरोबेंजीन यानी बेंजीन क्लोराइड बनेगा। एक अर्थो यानी मेजर ये बनता है, ये माइनर बनता है, राइट। चलिए, यानी 2 प्रोडक्ट देता है आपको, ऑप्शन में उस तरह से नहीं दिया है, एक सिंपल से दीजिए क्या बनाएगा, तो इसको कहेंगे बेंजीन क्लोराइड। क्या बोलेंगे, बेंजीन क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा, बेंजीन क्लोराइड है क्या, बेंजीन क्लोराइड है, बेंजीन क्लोराइड नहीं है, क्लोरोबेंजीन कह दीजिएगा, हाँ चलिएगा। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड नहीं होगा, क्लोरोबेंजीन कह लीजिए, इसका आंसर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन क्लोराइड अगर होता तो आंसर क्लोरोबेंजीन था। चलिए 136 का नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर द करेक्ट आंसर। आ जाइए, चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। चूना को बोलते हैं हम लोग मार्बल CaCO3। ये जब हीट होता टूटता है तो क्या बनाता है, बनाएगा आपका, क्या बनाएगा, CaO प्लस CO2। बताइए, एक चीज टूट करके 2 नया चीज दिया, इसी को हम लोग कहते हैं विघटन। क्या कहते हैं, अपघटन या विघटन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया कराता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऑप्शन में है चूने को जलाने पे हमारा क्या देगा, अपघटन अभिक्रिया। इधर करेक्ट आंसर आपका 137 का ए नंबर इधर करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रक्रिया करके देखिए, अंडे के छिलके हो तो उसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट बाय नेचर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बाय नेचर क्षार होता है। अगर उसको दूधिया रंग हमको पता है कि जब क्षार को किससे रिएक्ट कराइएगा, अभिक्रिया कराइएगा कि हमारा सॉल्ट देगा, तो इकलौता आंसर आएगा, क्या आएगा, एसिड आएगा। तो एसिड हमारा कोई भी हो सकता है, कोई भी। अब ऑप्शन में देख लेंगे हम लोग, ऑप्शन में देख लेंगे तभी जाकर हमारा देगा सॉल्ट देगा। क्या देगा, ये सॉल्ट देगा, हमारा CO2 रियूज करेगा, जिसको हम लोग फूंक लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दूधिया कलर हो जाएगा। तो ऑप्शन में हमारा है क्या, ऑप्शन में हमारा LiCl है, तो LiCl हमारा सॉल्ट है, NaCl सॉल्ट है, HCl हमारा क्या एसिड है। तो 138 का करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ए नंबर आंसर हो जाएगा। एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करके एक गैस देता है जो चूने के साथ चूने के पानी को दूधिया बना देता है। घोल में शामिल है HCl, अम्ल होगा। क्या होगा, अम्ल होगा, HCl होगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग, यानी 138 का ए नंबर इधर करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पे आते हैं।
इससे पहले क्या था, 138। आगे पीछे क्वेश्चन है। एक 138 हो गया। चलिए आपके पास ये क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका कराया हुआ है। हालांकि ये सब पुराना क्वेश्चन, कराए हो या ना हो, सब बच्चों को पता होता है, सभी साथियों को पता होगा ये क्वेश्चन। चलिए, पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान होता है, ये होता है हरित लवक। क्या होता है? हरित लवक, प्लास्टिक, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। और हमने यहाँ पे बताया भी था क्या होता, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। ग्रेना और स्ट्रोमा की मैंने चर्चा किया था। तो यहाँ पे लाइट रिएक्शन जब की बात किया जाएगा तो ग्रेना, जब यानी डार्क रिएक्शन ग्रेना और लाइट रिएक्शन स्ट्रोमा की बात किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ हम बताए हुए थे डिस्कशन में ही, अगर डेप्थ में जाता तो भी आंसर बन जाता। पत्ती की कोशिकाओं पर प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान होता है कहाँ? हरित लवक। इज द करेक्ट आंसर। भोजन नली की दीवार को संकुचन एवं विस्तार संचलन को कहते हैं। देखिए, पेरिस्टोलिक मूवमेंट कहते हैं, जो हम लोग खाना खाते चबाते हैं, निगलते हैं। तो आप यहाँ पे ले लीजिए, वो क्या होता है? स्प्रिंग नुमा में धीरे धीरे नसते हुए जाता है। इस गति को, इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं पेरिस्टोलिक मूवमेंट। क्या कहते हैं? पेरिस्टोलिक मूवमेंट। अगर ऑप्शन है इसमें तो मार दीजिए, यानी 146 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 146 का करेक्ट आंसर आपका आएगा बी नंबर। चलिए, मनुष्य में गुर्दों की मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका है। देखिए, मान लीजिए किडनी है, ये आपका यूरेथ्रा में लेकर यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, तो ये जो यूरेटर कहलाता है, क्या कहलाता है? यूरेटर कहलाता है। यूरेटर कहलाता है, क्या कहलाता है? ये यूरेटर। यूरेटर को हम लोग कहते हैं मूत्रवाहिनी। क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी कहते हैं। मूत्र पथ को कहते हैं हम लोग क्या? यूरेथ्रा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। नेफ्रॉन तो हमारा किडनी का यूनिट है, ये नहीं होगा आपको जोड़ने का, ये हमारा यूरेटर है। एक जोड़ा होता है, पेरा, यानी पेयर में होता है, वन पेयर में होता है, तो मूत्रवाहिनी हो जाएगा। इज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश वाले यूरेटर के नाम से जानेंगे, उसका ऑप्शन में होगा। हमारे पास हिंदी वाला ही क्वेश्चन आया है, इसलिए हम अगर इंग्लिश नहीं जा रहा हो तो इसके लिए हम माजरत चाहते हैं, सॉरी बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हिंदी मीडियम में ही है। ठीक है, हिंदी मीडियम में ही आया है क्वेश्चन हमारे पास। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। अलवण जलीय पौधों एवं जानवरों के जीवन के लिए सबसे उपयुक्त पीएच परास सीमा है। ये जीवन जीना चाहता है तो 6.5 से लेकर के 7.5, नहीं ज़्यादा एसिडिक होना है। ठीक है, क्षारीय के करीब तो आना हमारा चाहिए, लेकिन हमारा न्यूट्रल से करीब करीब सटा रहना चाहिए। ठीक है, यानी हमारा क्या हो जाएगा? ना ही हमारा अच्छा एसिड होना चाहिए, ना ही अच्छा हमारा बेस होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मलाइज कंडीशन में होना चाहिए। तो इस सूरत में हमारा ये तो हमारा क्या है? हल्का एसिडिक भी होना है और हल्का क्षारीय भी होना है। ये हमारा कंप्लीट क्या हो गया? क्षारीय। ये हमारा कंप्लीट क्या हो गया? एसिडिक और न्यूट्रल। यही हमारा क्या? हल्का क्षारीय है और हल्का अम्लीय है। 146 का करेक्ट आंसर जो आ जा रहा है बी नंबर, 6.5 से लेकर के 7.5 तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 148 है, सॉरी 146 बोला गया। चलिए, हमने बताया था कच्चा हरा फल, ये भी बताया हुआ है, कच्चा हरा फल पकने पर रंग बदल लेता है। क्यों? देखिए, हमने बताया था कि हम इस तरह से बताते हैं आपको कि हम रंग बिरंगा नहीं दिख रहे हैं, रंग बिरंगा नहीं दिख रहे हैं, बट पौधे रंग बिरंगा दिख रहा है, क्योंकि वो भी जीवित है और हम भी जीवित है। आखिर ऐसा क्या वजह है जो हम रंग बिरंगा नहीं दिख रहे हैं और पौधे रंग बिरंगा दिख रहा है? इसका एक ही कारण है कि वो क्या होता है? कलर कंटेनिंग पिगमेंट रखता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, और हम लोगों में क्रोमोप्लास्ट नहीं होता। लुक लाइक, अगर इनडायरेक्ट में बात किया जाए तो प्लास्टिड पौधे में पाया जाता है और हम लोगों में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड को बोला जाता है किचन ऑफ सेल। प्लास्टिड को क्या बोला जाता है? किचन ऑफ सेल। प्लास्टिड के पाए जाने के कारण पौधे जो होते हैं रंग बिरंगे होते हैं, और ह्यूमन में नहीं पाए जाने के कारण पौधे एक ही जैसा दिखता है, रंग बिरंगा नहीं होता है। तो इसमें जो होगा, देखिए, प्लास्टिड का 3 बेटा, हमने इस तरह से चर्चा किया। तो प्लास्टिड का 3 बेटा कौन कौन? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस होता था, रंगहीन होता था, जो स्टोरेज का काम करता था, फल वगैरह का, तेल वगैरह को रखने का काम करता था। क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल से रिलेटेड था, सॉरी क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल से था। क्रोमोप्लास्ट ग्रीन कलर को छोड़कर जितना भी कलर जाएगा वो हमारा क्रोमोप्लास्ट में जाएगा। ये कलरफुल पिगमेंट था क्रोमोप्लास्ट। अब बताइए, जब फल हरा होता है, पकता है तो येलो हो जाए, रेड हो जाए, जिस तरह से भी दिखे, तो हमारा क्या कहलाएगा? क्रोमोप्लास्ट। यानी हमारा क्लोरोप्लास्ट से कहाँ जाएगा? क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 149 का बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, अमीबा में भोजन का पाचन होता है। अमीबा भोजन किसके थ्रू लेता है? तो हमने बताया था फॉल्स लेग होता है, सीडोपोडिया, झूठी पैर से, और कहाँ लेके जाता है वो?
फूड वैक्यूल में भोजन रसदानी में, और वहीं उसका पाचन होता है। फूड वैक्यूल कहीं कहीं भोजन रसदानी भी लिखता है, खाद्य रिक्तियां भी लिखता है, तो ये घबराइएगा नहीं, ये वैक्यूल आंसर यानी 150 का करेक्ट आंसर खाद्य रिक्तियां में जाएगा, यानी पाचन होगा, फूड वैक्यूल्स में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका, देखिए 119 नंबर, ये आपका 12th लेंस वगैरह पावर पढ़ना 10th में जरूर है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है इसका एप्लीकेशन 12th में जाता है। और ये भी क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है कि जब 2 पावर दे दिया जाए और उसके बीच का डिस्टेंस दे दिया जाए और नई पावर संयोजन पावर पूछे, तो संयोजन पावर का फॉर्मूला होता है पी नेट, संयोजन पावर 2 पावर दिया हो तो P1 प्लस P2 माइनस 2 इंटू P1 इंटू P2 और इंटू डिस्टेंस। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, नेट पावर 2 रहे तो 2, 3 रहे तो 2, जो भी है इस तरह से, लेकिन ज़्यादातर 2 पावर में देता है। तो अब निकाले P1 आपका दिया हुआ पावर कितना, डायोप्टर इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। डायोप्टर किसका एसआई यूनिट है, पावर का। P1 मान लीजिए किसको, जिसको मानना है मान लीजिए 5 है, P2 कितना दे दिया, 4 दे दिया, तो पुट कर दीजिए, P नेट निकल जाएगा। संयोजन, संयोजन मतलब जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, P1 हमारा है 5, P2 हमारा है 4 माइनस 2, P1 हमारा 5, P2 हमारा 4 इंटू डिस्टेंस कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर। डायोप्टर हमारा एसआई मात्रक है, क्या सेंटीमीटर एसआई मात्रक है, नहीं, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिए, तो 10 को क्या कितना से डिवाइड करिएगा 100 से, तो ये हमारा हो जाएगा 0.1 मीटर। क्या हो जाएगा 0.1, तो यहाँ इंटू करिए 0.1, तो क्या हो जाएगा बताइए, 5 4 9 माइनस 5 चौके 20, 20 दूना 40, ठीक है, 40 कितना हो जाएगा 4, 40 को 0.1 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 2 नहीं होता, सॉरी ये फॉर्मूला हम 2 लिख दिए हैं, ये गलती कर दी हम, 2 नहीं होता फॉर्मूला में। चलिए तो कितना हो जाएगा, इसको मिटाते हैं, 5 4 9 माइनस कितना हो जाएगा 20, 20 गुने 0.1 तो ये हो जाएगा कितना 2, 9 पॉइंट कितना 9 माइनस बोलिए 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, यानी संयोजन पावर कितना आ गया 7 आ गया। अब हमारा क्या निकालना, फोकस दूरी निकालना, क्या निकालना है, संयोजन से बने लेंस की फोकस दूरी निकालिए। संयोजन हमारा संयोजन का पावर कितना आ गया, पी नेट कितना निकल गया 7 डायोप्टर, ठीक है। अब आप जानते हैं पावर बराबर होता है 1 फोकस, जिसमें फोकल लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में। अब यहाँ निकाल लीजिए तो एफ बराबर क्या हो जाएगा 1/p, पी तो आपका डायोप्टर में दिया हुआ कितना ऐसा यूनिट में, तो इसको सेंटीमीटर में करिएगा तो कितना हो जाएगा 1/7, और इसको 100 से डिवाइड करिएगा तो 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 100/7, तो ये डिवाइड करिएगा तो हमको लगता है कितना बार में आ जाएगा 16 6 96 नहीं 14 7 14 गुने 7 7 चौका 28 7 1 7 2 9 98 14 पॉइंट कुछ आएगा, तो क्या 14 पॉइंट है ऑप्शन में, नहीं है, 9 पॉइंट, तो ये नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा ई आंसर हो जाएगा, उप में उसमें कोई नहीं, यानी 119 का आंसर जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर आएगा 14 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर, ठीक है, 14 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर। ये फार्मूला याद रखिएगा आप, काफ़ी वीवीआई फार्मूला है, इसको इंपॉर्टेंट में आ जाएगा। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कराया हुआ था, आपने पहले वीडियो नहीं देखे होंगे वो अलग बात है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई कि हाँ व्यूअर कम है, नई चैनल है, नहीं नई चैनल और व्यूअर कम है, देखने ये क्वालिटी देख करके कंटेंट देख करके पता लगा सकता है कौन डेप्थ में जा रहा है, किसके पास क्या मटेरियल है। लाखों का भीड़ है, हमारा क्वेश्चन नहीं बन रहा तो क्या मतलब है, अगर किसी के पास भीड़ नहीं है और उसके बता देने से हमारी क्वेश्चन बन जा रही है, तो हमारे लिए भीड़ वाला बेहतर है या कम भीड़ वाला बेहतर है, तो डिसाइड आपको करना है। लेकिन यहाँ लोगों की मेंटेलिटी है हम भीड़ की तरफ भागेंगे, भले क्वेश्चन बने या ना बने, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन, तो आज जो सिलेक्शन आज से अगर मान लो कोई चूक जा रहा है एक क्वेश्चन से, तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे, हम खुद होंगे या हमारा भीड़ होगा, मैं खुद जिम्मेदार होऊंगा, क्योंकि हम भीड़ देख करके निर्णय लिए थे, अगर हम भीड़ देख करके निर्णय नहीं लेते तो बेहतर होता। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन मैं करा करके था, डायरेक्ट फार्मूला लिखा था और डायरेक्ट फार्मूला से आया। 220 वोल्ट लाइन पर एक आदर्श ट्रांसफार्मर का उपयोग 110 वोल्ट पर 2A धारा देने के लिए किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा है, इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला था VS/IS सीरीज में, उसके बाद V पोटेंशियल पैरेलल में और करंट पैरेलल में, ये डायरेक्ट फार्मूला था ट्रांसफार्मर के रेस में, ये डायरेक्ट लिखा हुए थे। देखिए हमारा VS, ठीक है, हमारा VS दिया हुआ पोटेंशियल इंसिडेंट हमारा सबसे पहले वाला होता है VS वाला,
बाद वाला होता वीपी। पहले भी कितना दिया है 220। वी आईएस हमारा नहीं दिया था, आईएस रहने दीजिए, प्राथमिक यानी हमारा पूछ रहा है, ठीक है ना। इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली अगर इसको हम लोग मान लेते वी एस आई एस, वी एस ये सेकेंडरी हो गया, आई एस हमारा क्या हो गया सेकेंडरी हो गया, वीपी हमारा प्राइमरी हो गया और आईपी क्या हो गया प्राइमरी हो गया। तो ये हमारा पहले वाला में दे रखा क्या बताइए, ये सेकेंडरी हमारा जो भी हमारा निकाल लीजिए, तो आंसर निकल के आ जाएगा क्या हमारा, पुट कर दीजिए 220, ठीक है। आई एस हमारा कितना है, आई एस ही है हमारा, ये कितना है 110 इंटू कितना है 2 एम्पियर है। चलिए तो 110 से ये 220 कर जाएगा कितना टाइम्स में, 2 बार में। तो ये 2 से ये 2 कर जाएगा कितना 1 बार में। तो आई एस का वैल्यू कितना निकल के आ गया, ठीक है 1 एम्पियर। आई एस का वैल्यू कितना निकल के आ गया 1 एम्पियर निकल के आया। लेकिन थोड़ा सा नहीं, यहाँ ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा, तो इसको थोड़ा चेंज करें हम। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, भी प्राइमरी आई प्राइमरी बराबर है भी सेकेंडरी आई सेकेंडरी, ठीक है बराबर यही चीज। भी प्राइमरी हमारा दे रखा है, पहले वाला हमारा मान लीजिए प्राइमरी है, क्या है 220, ठीक है प्राइमरी। करंट प्राइमरी हमारा नहीं दिया है, तो करंट हमारा लिख दीजिए आईपी। ये हमारा सेकेंडरी दे दिया है 220 110 इंटू करंट हमारा सेकेंडरी दे दिया है 2 एम्पियर, ठीक है। अब काट लीजिए, तो आईपी रोक लीजिए डायरेक्ट यहाँ से, प्राइमरी करंट प्राइमरी क्या हो जाएगा 110 गुने 2 बाई कितना 220, इसे काट लीजिए कितना हो जाएगा 2 बार में, ये कितना बार 1 बार, यानी आईपी बराबर क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। इधर करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। यानी हम इसलिए ताकि आपको प्राइमरी सेकेंडरी में हम फॉर्मूला, अगर ये बराबर ये हो सकता था, ये कोई भी हम लोग पहले लिख सकते हैं, कोई को भी पहले लिख सकते हैं फॉर्मूला, जब हमारे पास यही है। ये फॉर्मूला एकदम याद रखिएगा, वीपी आईपी प्राइमरी करंट प्राइमरी वोल्ट सेकेंडरी करंट सेकेंडरी मोस्ट वीवीआई पोर्शन। देखिए डायरेक्ट आंसर बन गया, कुछ करना नहीं था, ये एक थोड़ा सा वीडियो देख लेते तो ये आंसर आपका आ जाता। आइए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का सीधा अनुपात होता है संवेग का, ये भी कराया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन कराया हुआ, आवेशित कण के संवेग के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यानी 121 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, आवेशित कण के संवेग के समानुपाती होता है 121 का ए नंबर द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन ग्रेविटेशन से थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, रिलेशन आपको बनाने आता तो आसानी से बना लेते। माने कि एक हल्का ग्रह के तारे के चारों ओर आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्ष में टी परिक्रमा काल से विचरण कर रहा है। यदि इन दोनों के बीच में गुरुत्वीय आकर्षण बल इतना होगा, तो अब जानते हैं गुरुत्वीय आकर्षण बल एफ बराबर क्या होता है, फॉर्मूला जी एम एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और आप सेंटीमीटर भी जानते हैं, जो कि सेंटर की ओर आकर्षित करेगा। सेंटीमीटर फोर्स भी जानते हैं, सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है, एम भी स्क्वायर बाई आर होता है, एम भी स्क्वायर बाई आर होता है। अगर सर्कुलर पाथ है और आपका यहाँ पे मान लिया जाए कि टाइम लग, यहाँ से ये चलते हैं और यहाँ तक आने में टाइम लगता है टी, कैपिटल टी मान लीजिए, तो अगर आपसे पूछे वेलोसिटी क्या होगा, तो आप देखिए वेलोसिटी आप जानते क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, जो सर्किल का सरकमफ्रेंस होगा, परिधि होगा, वही डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास बताइए, तो टी बराबर रोकिएगा तो क्या हो जाएगा, टी हम रोकेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर बाई क्या भी, 2 पाई आर बाई भी हमारा टाइम लगेगा, यानी यहाँ तक जो सर्किल हमारे पास है उसमें लगा टाइम कितना होगा, तो 2 पाई आर बाई भी, अगर इस भी वेलोसिटी से जा रहा है तो, ठीक है भी वेलोसिटी से जा रहा है। तो अब हमको रिलेशन निकालना है, क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है टाइम में और रेडियस के बीच, टाइम और रेडियस के बीच रिलेशन निकालना है। तो देखिए तीनों ऑप्शन में टी स्क्वायर दिया हुआ, क्या दिया हुआ, टी स्क्वायर दिया हुआ। तो टी स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी बराबर 2 पाई आर बाई भी, तो टी स्क्वायर करिएगा तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई भी स्क्वायर, टी स्क्वायर यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अब यहां से हमारा क्या है, टी स्क्वायर, टी और आर के बीच में रेस्पेक्ट लाना है हमारे पास, तो यहाँ भी नहीं आना चाहिए, तो पुट कर दीजिए हमारे पे, पुट करिए। यानी सेंटीमीटर फोर्स कितना होता है, एम बी स्क्वायर बाई आर, ये कितना दिया हुआ जी एम एम बाई आर स्क्वायर। तो आपका दिया हुआ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो बल है समानुपाती किसके है, आर का -5/2, आर के -5/2 दिया हुआ। तो यहाँ जो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा। देखिए ये स्मॉल एम से ये स्मॉल कट जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ याद रखिए, तो यहाँ भी स्क्वायर रोकिएगा, क्या हो गया, भी स्क्वायर रोकिएगा तो क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर बराबर जी एम और आर तो रहेगा ही, इंटू नीचे से ऊपर जाएगा तो आर पे क्या हो जाएगा बताइए, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो
5/2, तो कितना हो जाएगा बताइए, वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, जी एम, तो यानी हमारा कितना हो जाएगा, आर पे 7/, एलसीएम लीजिएगा तो हमारा 7/, कितना हो जाएगा 7/2 आ जाएगा, क्योंकि इस पे कुछ नहीं तो 1 होगा, एलसीएम हमारा 2 होगा, 2 + 5 तो कितना 7/2 हो जाएगा। अब भी उसको हमारा पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, पुट कर दीजिए, पुट करिए टी स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास रोक लीजिए, इसको क्या हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न, इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, इसको हम लोग इरेज करते हैं ताकि यहां से क्वेश्चन बन जाए आपका। चलिए देखिए, तो यहां से हमारे पास टी स्क्वायर का जो वैल्यू हमारे पास रिलेशन बन करके आ गया। देखिए जी एम तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास भी के वैल्यू फिर पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आर का वैल्यू 7/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर का वैल्यू 7/2 आ जाएगा, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका आ जाएगा, आर 7/2 पे वैल्यू आ जाएगा हमारा। आई बात समझ में, क्योंकि यहाँ जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, किसी भी पार्टिकल का मास जो होगा वो कांस्टेंट होगा, वेरी क्या करेगा, ये त्रिज्या और हमारा टाइम पे ही हमारा निर्भर कर रहा है, कितना बड़ा त्रिज्या है, किसी भी पार्टिकल का मास जो है वो मास तो अपना ही वो फिक्स है, ठीक है, निर्भर किस पे कर रही है, तो हमारा जो करेक्ट रिलेशन हमारा बन करके आया क्या आया, यानी 122 का बी नंबर इधर करेक्ट आंसर, 122 का बी नंबर इधर करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में अंतरक्षेपित प्रोटॉन के बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वह अनुसरण करता है, ये मैंने बताया था सर्कुलर हो जाता है, ये भी क्वेश्चन कराए हुए हैं, वृत्तीय पथ का होगा, क्या होगा, वृत्तीय पथ का होगा। किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, प्रतिरोधकता जानते हैं क्या होता है, रेजिस्टेंस जानते हैं क्या होता है, रो L/A, इसी को कहते हैं हम लोग प्रतिरोधकता, इसको रोकिए रो RA/L। तो अब बताइए ये रेजिस्टेंस पे भी निर्भर करेगा, एरिया पर भी निर्भर करेगा, लेंथ पे भी निर्भर करेगा, तो देखिए चालक की लंबाई पे भी निर्भर करेगा, अनुप्रस्थ कांच के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा, तापमान पे भी निर्भर करेगा, तो इसका मतलब ए भी है, बी भी है, सी भी है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, निर्भर पूछ रहा है, एक से अधिक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है, तो हो ही गया लग रहा है, यानी आपका पूरा सेशन कंप्लीट हो गया, आप मिला लीजिएगा आंसर, ठीक है, मिलाने के बाद देखिएगा बताइएगा। अब रही साइंस का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन मैं नहीं देखा हूं अभी तक, साइंस के क्वेश्चन देख करके ये पता चल रहा है कि 40 में से अगर इससे हमारा वीडियो अगर देखेंगे तो 40-25 क्वेश्चन तो यूँ आसानी से आ गया था, लेकिन हाँ बहुत ओवरऑल की बात किया जाए तो साइंस का क्वेश्चन थोड़ा टफ था। कटअप जो है साइंस में 40 में से अगर जिसके पास 20-22 अगर साइंस से लेकर के आ जा रहा है और मैथ से उधर अगर मान लो 25 और जनरल मिला करके, यानी जनरल कैटेगरी वाले अगर 6 to 8 वाले की हम बात करते हैं, ठीक है, साइंस स्ट्रीम से, साइंस स्ट्रीम में अगर जनरल कैटेगरी वाले अनरिजर्व वाला अगर स्कोर कर ले रहा है 65, ठीक है 65, तो वो उनका रिजल्ट हो जाएगा। अगर यानी मेल इसमें आ जाइए, मेल के लिए ये है, फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल के लिए बात करेंगे तो ये हमारा 62 के करीब है। अगर मान लीजिए EWS में आ जाइए, क्या आ जाइए, EWS मेल और फीमेल में आ जाइए, जनरल तो हमारा ये चला गया, EWS में मेल और फीमेल में आ जाए तो मेल हमारे लिए जो क्या है 62 के करीब जाएगा और फीमेल में हमारा 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी ओवरऑल बता सकते हैं अगर जिसके पास स्कोर 60+ है, चाहे वो किसी कैटेगरी से आए, रिजल्ट पक्का है, क्या है रिजल्ट पक्का है, जिसका 60+ आ जा रहा है। यही सेम रेशियो आपका आएगा जनरल में, किस में 9th to 10th वाले में भी आएगा, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन उसी लेवल का था, तो जिसका भी क्वेश्चन 60+ यानी आंसर आ रहा है 60+, 65 से ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा तो वो सिक्योर है, उनका रिजल्ट हो जाएगा, श्योर है। 65 से एबव कटअप नहीं जाएगा, क्वेश्चन का लेवल बता रहा है, ठीक है, क्योंकि हर किसी का लक्ष्य बेहतर थोड़ी होता है कि छुएगा अंदर, कंसेप्ट के आधार पे मुमकिन नहीं था कि लोग बना पाते, ये हकीकत है, लोग अपने आप से खुद जज करें, ठीक है, अकर बकर बम्बे बोल से रिजल्ट करें, कटअप डिसाइड नहीं होता है, 65 से एबव नहीं जाएगा, 65 से एबव नहीं जाएगा कटअप किसी भी, यानी 6 to 8 की बात करें और 9th-10th की बात करें, ठीक है। तो ये डिस्कशन आप मिला लीजिएगा, क्या आंसर आया नहीं आया उसको देखिएगा, चेक कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्ञानघर से अगर जुड़ना चाहते तो ज्ञानघर का दिया हुआ नंबर पे आप संपर्क करिए, आगे की रणनीति को तय करिए। स्टेट के लिए भी क्लास चलेगी, सीटेट और क्या कहते हैं एग्जाम BPSC 6 to 8 के लिए भी, 9th-10th के लिए भी और 11th-12th के लिए भी क्लास चलेगी। आई होप कि अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। भगवान करे आपकी जो है
सफलता कदम चूमें, आप कामयाब हो जाए, रिजल्ट लेकर के आइए, रिजल्ट बताइए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।